हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आ गए हम फिर से नया एक चैप्टर लेकर। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th का जितने भी वीडियोस आपके लिए हम लाते हैं वो टोटली आप फ्री देखते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। बहुत सा ऐसा होता है कि कभी कभी कि हम 2 वीडियो देखें और उसके बाद हम आपसे ये कहें कि आगे की वीडियो देखने के लिए, आगे की टॉपिक देखने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा या कुछ पैकेज लेना पड़ेगा। ऐसा हमारे चैनल पे कुछ भी नहीं होता। जितना भी आपको वीडियो दिए जाते हैं, आप जब चाहें, जितनी बार चाहें, जिस सब्जेक्ट का चाहें, वीडियो टोटली 100% फ्री देख सकते हैं। ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी जितने भी आपके लिए वीडियो आ रहे हैं ये टोटली 100% फ्री होते हैं। तो आते हैं हम आज के चैप्टर पे। तो आज का चैप्टर जो हमारा है वो है क्लास 5th हिंदी की बुक रिमझिम। पाठ है 14, बाघ आया उस रात कविता। हमने जैसे देखा था कि कविता में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि बाघ उस रात आया तो क्या क्या हुआ, ये सब कविता में देखेंगे और इसकी व्याख्याओं को भी समझेंगे। तो सबसे पहले अब कविता शुरू करते हैं। कविता क्या है? वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है, वहां अपन दिन के वक्त गए थे एक रोज, बाघ उधर से ही तो रहता, बाबा उसके 2 बच्चे हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती, बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। अब क्या है, एक छोटा सा बच्चा है जो बता रहा है अपने बाबा को कि रात में बाघ आ गया था। तो क्या बोला? इधर से आया उधर चला गया। आप आंखें फैला के, मतलब कि उसको आश्चर्य हो रहा था। आंखें फैलाने से यहां तात्पर्य कि आश्चर्य हो रहा था और उसको डर भी लग रहा था क्योंकि उसने पहली बार बाघ को देखा था। इधर से आया उधर चला गया, डर के मारे आंख फैला के बता रहा था। तो क्या आप रात में बाहर ना निकला करो, क्योंकि हमें भी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार होता है तो हम वो भी बोलता है कि आप रात में बाहर नहीं निकला करो, जाने कब वो यहाँ फिर से आ जाए। वो जो झरने के पास रहता है, कौन? जो बाघ जो है वो कहाँ रहता है? झरने के पास रहता है। हम लोग एक रोज उस झरने के पास गए थे ना, वहीं पर बाघ उधर ही रहता है और उसके 2 बच्चे हैं। बाघ पूरा दिन सोता रहता है या तो अपने बच्चों के साथ खेलता रहता है, और बाघिन सारा दिन पहरा देती है कि कोई भी उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचाने पाए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई दूसरे जानवर भी आ सकते हैं या मनुष्य भी आ सकते हैं, तो इसलिए वो पूरा दिन पहरा देती रहती है। बाघ पूरा दिन आराम से सोता है और बच्चों के साथ खेलता है। तो ये था। अब इसके हम प्रसंग और व्याख्या को देखेंगे। पहले तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता बाघ आया उस रात से ली गई हैं। इसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। तो देखिए, जब भी हम प्रसंग लिखेंगे किसी भी कविता का तो हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे। ध्यान रखिएगा कौन सी पुस्तक है, पुस्तक का भाग क्या है, साथ ही पाठ का नंबर क्या है, कितने पाठ का है, पाठ संख्या 14 है। अब उस कविता का नाम क्या है और साथ ही लेखक यानी कि उसके कवि कौन है, ये सभी कुछ हमें देना होता है। फिर अब आते हैं उसके अर्थ पे। जो कविता हमने जितनी पढ़ी ना अभी, उतने का अर्थ। एक बच्चा दूसरे बच्चे को आंखें फैलाकर बता रहा था कि बाघ इधर से निकला और उधर चला गया। उसने अपने बाबा से कहा, बाघ उस रात को आया था, अतः आप बाहर नहीं निकलना, वह किसी भी समय कभी भी आ सकता है। वह बाघ झरने के पास रहता है। जब मैं दिन के समय वहां गया था तो वो बाघ को उधर देखा था। उसके 2 बच्चे हैं, बाघिन पूरा पहरा देती है, बाघ या तो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है। अब आगे की कविता क्या है? दूसरा बालक बोला। अभी एक बालक जो है वो अपने फ्रेंड को बता रहा था कि मैंने अपने पापा से इस तरीके से बात करी। अब जो दूसरा बालक सुन रहा था अब वो बोलता है, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में नहीं, 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। तो
तो अब क्या था, पहले एक बच्चा बोल रहा था, अब दूसरा बच्चा बोलता है जो सुन रहा था। क्या बाघ क्या कहीं काम नहीं करता? क्या वो किसी दफ्तर में या स्कूल नहीं जाता? तो अभी वो बोल ही रहा था कि इतने में छोटू बोला, फिर से जो पहला बच्चा था छोटू, वो फिर से बोला, स्कूल में नहीं 5 साला बेटू ने कहा। तो बोलता है कि नहीं, 5 साला, जो 5 साल का बेटू था, यहाँ 2 बच्चे हैं, एक छोटू और एक बेटू, तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं ना। तो वो बोलता है नहीं, वो 5 साल का है बेटू, बोलता कहीं काम नहीं करता। और फिर से हमें छोटू आगाह करता है कि बाहर नहीं जाना, इवन रात में बाथरूम भी लगे तो भी तुम बाहर मत जाना। तो इस तरीके से 2 छोटे बच्चों की आपस में जो बात हो रही थी वो हमारे सामने नागार्जुन जी ने रखी, किस तरीके से कि बाघ रात में आ रहा है। अब इतनी कविता को हम आगे समझते हैं। प्रसंग हमारा वैसे ही रहेगा। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता बाघ आया उस रात से ली गई है। इसके रचयिता नागार्जुन जी है। अर्थ क्या है? बाघ के बारे में दूसरा बालक यानी छोटू कहता है, वह कोई काम नहीं करता, ना किसी ऑफिस में जाता है ना किसी कॉलेज में, वह तो स्कूल में भी नहीं जाता। 5 साला बेटू फिर से हमें सावधान करते हुए बोलता है, आप रात को बाहर होकर बाथरूम मत जाना, क्योंकि हो सकता है कि बाघ आ जाए। तो इस तरह बेटू और छोटू की प्यारी सी बातें हमारे सामने आ गई। हमने यहाँ पे पढ़ा, समझा कि कविता किस तरीके से थी, क्या था, समझ लिया। अब इसी पाठ में हमारे सामने एक छोटी सी कहानी भी दी गई है। क्या दिया है? एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां। ये सही कहानी है। और किस तरीके, जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग दवाई खाते हैं तो सही हो जाते हैं, उसी तरह जब जानवर बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए भी डॉक्टर्स होते हैं, वो भी उनको इंजेक्शन और दवाइयाँ देते हैं। तो ऐसे ही एक बाघ था जो बहुत बीमार पड़ गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी, और किस तरीके से वो होम्योपैथिक की दवा से सही हो गया। होम्योपैथिक यानी कि वो छोटी छोटी मीठी मीठी जो शक्कर की गोलियां होती हैं जिसमें डॉक्टर हल्की सी दवा डाल के देते हैं ना, वो मीठी वाली गोलियां खाया और वो एकदम सही हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। तो इस ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इस कहानी का जो हमारा हीरो है यानी कि हमारा शेर, उसका नाम है घाघस। तो क्या है? घाघस एक एशियाई शेर चिकित्सा की दुनिया का एक ऐसा जीता जागता चमत्कार बन गया। बचने की कोई उम्मीद ना होने पर भी आज वह जिंदा है और पहले की तरह गरजता है। यानी कि चिकित्सा यानी मेडिसिन की दुनिया में वो एक चमत्कार था, एक ऐसा शेर जो एकदम मरने की कगार पे आ गया था और उसे ठीक ठाक करके बिल्कुल अच्छा खासा तंदुरुस्त बना दिया गया और खूब जोर से वो आज गरजता है। घाघस को अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया था। वह चिड़ियाघर के माहौल में अच्छी तरह से रम गया था। 15 मार्च को उसने रोज की तरह अपना खाना पूरा नहीं खाया। चिड़ियाघर के डॉक्टर ने इस बात पर ध्यान देते हुए उसे 3 दिन तक लगातार सुई लगाई, पर इससे उसे कोई फायदा ना हुआ। अब तो उसने खाना एकदम छोड़ ही दिया और मुंह से लार भी बहने लगी। तो क्या हुआ, अक्टूबर 2004 में वो लाया गया, उसकी हालत ठीक नहीं थी, खाना छोड़ दिया, मुंह से लार बहने लगी। डॉक्टर ने बहुत कोशिश करी करने की, तो उसको 3 दिन तक लगातार सुई लगाई, मतलब इंजेक्शन दिया गया कि वो ठीक हो जाए, लेकिन तब भी नहीं वो सही हुआ, खाना ही नहीं खा रहा था वो। घाघस के गिरती हुई हालत देख उसके खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए। हालांकि इस बीच घाघस ने थोड़ा बहुत तो खाना शुरू ही कर दिया था, पर उसकी हालत ठीक नहीं कहा जा सकती। अब क्या हुआ कि भाई अगर सुई लगाने पे भी नहीं ठीक हो रहा तो उसका ब्लड टेस्ट कराया गया। अब ब्लड टेस्ट जब लिया गया तो उसके बाद उसने कुछ थोड़ा बहुत खाना शुरू किया, लेकिन उसकी हालत अभी भी हम ठीक नहीं कह सकते, अच्छी तो बहुत दूर की बात है, वो ठीक भी नहीं था अभी। वह अपने पिछले पैरों से लंगड़ाने लगा। अब जो खाना नहीं खाएगा तो कमजोरी आ जाएगी, तो क्या हुआ, पिछले पैर उसके कमजोर हो गए, अब वो लंगड़ाने लगा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक DN सिंह ने बताया। अब ये सारी बात हमारे सामने कौन रख रहा है? दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक हैं जो DN सिंह, वो हमें ये सारी बातें बता रहे हैं। 1 महीने बाद तो यह हालत हो गई कि घाघस अपने शरीर का पिछला हिस्सा उठाने में असमर्थ हो गया।
अब ये जो खाना नहीं खा रहा था, जैसे तैसे थोड़ा खाता, कभी नहीं खाता, तो ये करते करते 1 महीना बीत गया। अब 1 महीने में ये कंडीशन हो गई कि वो अपनी बॉडी का पिछला हिस्सा, मतलब ये शेर है तो ये जो पिछला हिस्सा इतना था, अब आगे के 2 पैर से खड़ा हो जा रहा था, मगर पीछे के इन 2 पैरों से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, उठा ही नहीं पा रहा था, वो पैरों पे दम बिल्कुल नहीं दे पा रहा था। हमने उसे नियमित रूप से दिए जाने वाले मांस के स्थान पे मटन और चिकन खाने के लिए दिया। अब मोस्टली क्या होता है, किसी भी जानवर का मांस जो है उन्हें खाने के लिए दे दिया जाता था, लेकिन जब वो नहीं खा रहा था तो उसको स्पेशली मटन यानी कि बकरे का मीट और चिकन यानी मुर्गे का मीट जो है वो खाने के लिए दिया गया, क्योंकि ये खाने में सबसे ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इसलिए इनको दिया गया कि शायद वो कुछ खाए। फिर क्या हुआ, खाने में किए गए बदलाव का असर हुआ और घाघस ने 70 से 80% तक खाना खाया, यानी कि उसे वो टेस्टी लगा, तो जितना अभी तक वो नहीं खा रहा था उससे ज्यादा उसने खा लिया। तो ये एक अच्छा संकेत था कि वो खा रहा है। हालांकि उसकी हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। उसने खाया लेकिन उसकी हालत मतलब इतना कमजोर हो गया था कि अभी एक बैग तो हालत सुधर नहीं सकती, तो वो अभी सुधर नहीं पा रहा था। घाघस को इलाज के लिए दूसरे विशेष चिकित्सीय पिंजरे में रखा गया। अब जो नॉर्मल पिंजरे थे उससे अलग कुछ विशेष इंतजाम करके उसे अलग पिंजरे में रखा गया, चिकित्सीय यानी कि जहां पे अच्छे से उसका इलाज हो सके। उसके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही थी, उसके शरीर को भाप से सिकाई दी जाती थी और अब वह भोजन भी अच्छी तरह से लेने लग गया था, पर हालत उसकी वैसी ही बनी हुई थी। चिड़ियाघर के सभी लोग चिंतित हो गए थे। अब क्या हुआ, जो उसे अलग पिंजरा रखा गया था तो वहां पे उसको स्टीम दिया जा रहा था ताकि उसे अच्छा महसूस हो। अब वो खा भी अच्छा रहा था लेकिन उसकी हालत में सुधार अभी नहीं हो पा रहा था, यानी कि उसको अंदर से कोई दिक्कत थी। होता ना, इतने दिन से नहीं हालत ठीक थी, नहीं खा रहा था तो कमजोरी आ गई थी। अब उस कमजोरी को ठीक करना भी जरूरी था और वो सही खा रहा था लेकिन अभी भी वो हील नहीं हो पा रहा था और ये सभी के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। फिर क्या हुआ, हालत ऐसी हो गई कि अब दिन गिनने के अलावा कोई चारा नहीं था। मतलब अब ऐसी कंडीशन कि ये अब मरा तो तब मरा, ऐसी हालत हो गई थी कि अब लोग सुन रहे थे, सोच रहे थे ये आज तो चल गया, हो सकता है कल मर जाए, कल बच जाए तो परसों मर जाए। अब ये कंडीशन उसकी हो गई थी। घाघस की यह दशा देखकर हमने गुजरात के वन्य जीव विशेषज्ञों से यह सोचकर सलाह लेने का निर्णय किया कि सिंह भारत में सिर्फ गुजरात के गिर जंगलों में ही पाए जाते हैं, शायद वे कोई राह सुझा सकें। तो अब जो दिल्ली के निदेशक थे डीके सिंह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम गुजरात के जो चिड़ियाघर है वहाँ से हम कुछ जंगल के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनसे हम सलाह लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाघ वहीं गिर के जंगलों में पाया जाता है, तो हो सकता है वहाँ के लोगों के पास कुछ इलाज हो कि एकदम ठीक हो जाए। तो भाई बात करी गई। वहां से क्या हुआ, सिंह ने आगे बताया, गुजरात के प्रमुख वन्य जीव संरक्षक ने उन्हें आनंद के डॉक्टर R.G. जानी से संपर्क करने का सुझाव दिया। तो वहां के एक डॉक्टर थे, क्या, R.G. जानी, उन्होंने वहां से संपर्क किया उन डॉक्टर से। अब क्या हुआ, घाघस के इलाज की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर जानी ने उसे होम्योपैथिक दवा देने की सलाह दी। यानी कि जब उसके सारी रिपोर्ट्स जो बनी थी, वो सारी रिपोर्ट्स जब उन्होंने देखी डॉक्टर साहब ने, तो उन्होंने कहा कि इसे हम होम्योपैथिक यानी कि वो जो मीठी मीठी गोलियां होती हैं हम वो देंगे। होम्योपैथिक इलाज शुरू होने के 2 माह के भीतर ही घाघस की हालत सुधरनी शुरू हो गई और अब वह अपने चारों पैरों पर खड़ा हो पा रहा है। ये बात 3 अगस्त को, यानी कि पूरे 6 माह वह तकलीफ में रहा। बीमारी की वजह से वह बहुत कमजोर हो गया, पर हालत में अभी सुधार है। यानी कि 6 महीने की हालत उसने बहुत मुश्किलों में गुजारी। अंत में उन होम्योपैथिक दवा से उसके अंदर सुधार होना शुरू हुआ और अब वो बहुत कमजोर हो चुका था, मगर अभी हालत उसकी अच्छी है, मगर अभी भी वो रिकवर कर रहा है और धीरे धीरे वो अच्छा हो रहा है। तो इस तरीके से हमने इस पार्ट में बाघ के बारे में जाना कि जैसे हम लोग का इलाज होता है उसी तरीके से बाघ का भी इलाज किया गया और किस तरीके से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाघ को लेकर बातें कर रहे थे और डरे हुए थे, अपने पापा को भी हिदायत दे रहे थे कि नहीं निकलना बाहर, आपस में बात कर रहे थे। बात बात में कि जो बातें ही तो हो रही थी कविता में, क्या है, वो इधर से निकला ऊपर चला गया। क्या था, वो इधर से निकला ऊपर चला गया, इधर चला गया। तो क्या था, ये बात कौन किसे बता रहा है, किसने ये बात किसको बताई, तो ये बात बेटू छोटू को बता रहा है।
तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है? अब ये आपको कैसे पता चलता है कि ये बेटू छोटू को बता रहा है कि बेटू अपने पापा को बता रहा है? आपको ये किन पंक्तियों से कविता के पता चलता है? तो ये हमें यह उत्तर कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से पता चलता है। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। तो इससे पता चलता है कि ये बात बेटू जो है वो बोल रहा है। अब खा है, अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखिए। अब क्या हुआ, ये तो एक कविता थी, तो ये एक हेडलाइन के तौर पे लिखते हुए, जैसे न्यूज पढ़ी जाती है, न्यूज आती है ना, चैनल पे न्यूज आती है, उस जगह पे ऐसा शेर आया, लोग देखकर डर गए, उस रात में आया था, इतने बजे आया था, वो सारी जैसे खबरें पढ़ी जाती है, न्यूज़पेपर में आती है या टीवी चैनल पे खबरें पढ़ी जाती है, आपको वैसी ही एक खबर बनानी है। तो उसको कैसे बनाएंगे, देखिए। हिमाचल प्रदेश, कल रात हिमाचल प्रदेश के पपलाह गांव में एक बाघ आ गया, जिस कारण गांव में अफरा तफरी मच गई, लेकिन बाघ जल्दी ही वहां से चला गया। वह बाघ इससे पहले भी गांव में नदी के पास अपनी बाघिन और बच्चों के साथ देखा गया था। बाघ के गांव में इस तरह आने से डर का माहौल बन गया है, लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इस पूरी कविता को एक न्यूज के तौर पर प्रस्तुत कर देते हैं। अगला प्रश्न है, तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है? पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। तेंदुआ यानी कि लेपर्ड और बाघ यानी कि टाइगर, इन दोनों में फर्क क्या होता है? सबसे पहला फर्क तो होता है इनकी स्किन का। बाघ में स्ट्रिप्स होती हैं, ऐसे ऐसे करके धारियां होती हैं, जबकि तेंदुओं में डॉट्स होते हैं, छोटी छोटी बिंदियां जो हैं वो बनी होती हैं, डॉटेड बनी होती हैं। इन लोगों के दौड़ने की गति में तेंदुआ बहुत तेज दौड़ता है, मगर बाघ इतनी तेज नहीं दौड़ पाता और ना ही इतनी फ्रिक्वेंटली इतनी ज्यादा देर तक दौड़ पाता है। तो क्या है, तेंदुए और बाघ का रंग कुछ अलग होता है, इनके दौड़ने की गति में कुछ अंतर होता है। तेंदुआ कुछ छोटा होता है जबकि बाघ उससे बड़ा होता है। तेंदुआ जो है वो दुबला पतला सा होता है, ज्यादा हेल्दी मोटा नहीं होता और छोटा होता है, इसी से उसके शरीर को गति मिलती है दौड़ते हुए, जबकि बाघ इससे अच्छा खासा तंदुरुस्त और बड़ा सा होता है। अब उस रात क्या हुआ था, बाघ आया था ना, तो उस बारे में इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। तो वो अनोखी घटना क्या घटी थी? क्योंकि उस रात बाघ आया था, यही तो अनोखी घटना थी। तो क्या हुआ, उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी? तो उस रात गांव में बाघ आया था। सबसे अनूठी बात तो यही थी कि उस रात गांव में बाघ आ गया था। तुम्हारे विचार से क्या यह बात सचमुच अनूठी है? क्यों? आपके हिसाब से क्या यह बात अनूठी है तो क्यों है? जाहिर सी बात है, बाघ एक जंगली जानवर है, वो जंगलों में रहता है। रिहायशी इलाकों में अगर आएगा तो मनुष्यों के ऊपर खतरे का डर रहता है, तो इसलिए ये अनूठी बात ही है क्योंकि वो जंगल का रहने वाला है। यह बात सचमुच में अनूठी है क्योंकि ये जानवर जंगल में रहते हैं और उनका गांव में आना अनूठी बात है क्योंकि वो खुद भी मनुष्यों से डरते हैं। अगर मनुष्य उनसे डरते हैं तो वो भी मनुष्यों से डरते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस रात को और क्या क्या हुआ? अपने दोस्तों से बातचीत कर लो। अब ये तो हुआ कि बाघ आया, अब इसके अलावा और उस रात क्या क्या हो सकता है? अब इसमें आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, उनके व्यूज लेने हैं और उनके हिसाब से आप लिखोगे। कैसे? उस रात को बाघ के आने से गांव में हड़बड़ी मच गई, लोग बाघ को भगाने के लिए इकट्ठा हो गए होंगे, साथ ही डर के मारे समूह बनाकर घूम रहे होंगे। बच्चों को घरों के अंदर बंद कर दिया होगा क्योंकि बाघ जो है ना वो पहले छोटों पे जल्दी हम करता है क्योंकि उनको दबोच के ले जाना आसान होता है, तो बच्चों को अंदर बंद कर दिया होगा। बड़ों ने सबने सोचा होगा हम शोर, क्योंकि जंगली जानवर शोर से बहुत डरते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप नॉइज़ करो ना तो वो भाग जाते हैं। तो उन्होंने खूब तेज़ी से नॉइज़ किए होंगे, इकट्ठा किए होंगे लोगों को और खूब ड्रम ढोलक थाली मंजीरे जितना भी वो बजा सकते होंगे, तो इससे वो जंगल की तरफ भाग जाएगा। ये सब कार्य हुआ होगा। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, हो सकता है और भी कुछ वो लोग सजेशन दें। अब है बाघ के काम। अब बताया था ना, क्या बाघ दफ्तर नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता, तो ये हुआ था ना। तो वही, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। तो ये बात कौन बोल रहा था? छोटू बोल रहा था बेटू को। तो क्या था, बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा, कहां कहां जाता होगा, अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्रित करो, फिर चर्चा करके उस पर एक चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो। इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो।
तो पुस्तकालय मतलब आपकी लाइब्रेरी में, आप अपने स्कूल में, क्लास में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बाघ दिन भर जंगल में घूमता रहता होगा और शिकार करता होगा। वह जंगल के साथ साथ पहाड़ों, झरनों तथा नदियों पर जाता होगा। तो ये तो हमारे पहले वाली हो गई एकत्र करने का। अब उन्होंने फिर क्या बोला कि आपको एक चित्रात्मक पुस्तक तैयार करनी है। अब आप क्या करो, इसके लिए आपको अलग अलग न्यूज़पेपर, मैगजीन से ये जो है कुछ पिक्चर्स इकट्ठा करनी होंगी कट करके। अब कट करके आपको एक कॉपी लेनी है जो प्लेन होगी। जैसे कि हम लोग बहुत सारी बुक्स आती हैं, कुछ आता है जो प्लेन होता है। अब उसमें आप वो पिक्चर चिपकाएंगे। अब उस पिक्चर से रिलेटेड कुछ लाइंस उसके सामने वाले पेजेस में लिखेंगे। तो पिक्चर, क्योंकि चित्रात्मक पुस्तक बनानी है तो उसमें चित्रों का इस्तेमाल हमको ज़्यादा करना होगा। तो ये करिए, ये इस पुस्तक को आप अपनी मैम को दीजिए, मैम लाइब्रेरी में भी रखेंगे, आप अपने घर में भी ये मम्मा पापा को दिखा सकते हैं। आपकी खुद की बनाई हुई एक पुस्तक भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक पुस्तक तैयार कर सकते हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया, इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। कौन बतला रहा था? बेटू बतला रहा था। नीचे आंख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, वाक्यों में इनका इस्तेमाल करो। अब क्या है, आंख फैलाना। अब आंख से रिलेटेड बहुत सारे मुहावरे होते हैं। अब इन्हीं के साथ कुछ मुहावरे दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इनका अर्थ बताना है और साथ ही इनके वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो क्या है, आंख लगाना, आंख दिखाना, आंख मूंदना, आंख बचाना, आंख भर आना, सिर आंखों पर बैठाना। तो इतने मुहावरे हैं। चलिए इनके अर्थ लिखते हैं और वाक्य भी बनाते हैं। तो क्या दिया है, आंख लगाना, नींद आना। अब क्या है, आंख लगना का मतलब क्या होता है, नींद आ जाना। तो क्या है, कहानी सुनते सुनते विशाखा की आंख लग गई। फिर आगे आंख दिखाना यानी कि डराना। कभी कभी जब आप शरारत करते हो तो मम्मा आंख दिखाती है ना, तो उसी तरीके से टीचर भी आंख दिखाती है। तो वो क्या होता है, आपको डराने की कोशिश की जाती है। अब जो हरकत कर रहे हो ना, रोक दो। क्या, माँ ने बच्चे को गलती करने पर आंख दिखाई। नेक्स्ट है आंख मूंदना, ध्यान ना देना। अब जैसे कभी कभी आप लोग कोई काम कर रहे हो तो मम्मा जान के इग्नोर कर देती है, अरे ठीक है चलो छुट्टी हो गई है, एंजॉय करने दो। तो मतलब जान के मम्मा देख रही है लेकिन जान के आंख मूंद लेती है। कहने का मतलब है वो ध्यान नहीं देती। तो क्या है, हमें गलत काम को देखकर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए बल्कि उन्हें रोकना चाहिए। फिर आगे आंख बचाना, चुपचाप निकल जाना। घर में शाम को खेलने के लिए चुपचाप मम्मा से आंख बचा के निकल जाते हो, तो आंख बचा के निकलना मतलब चुपचाप चोरी से निकल जाना। उधार के रुपए लौटाने के डर से मनोज आंखें बचाकर निकल रहा था। फिर आगे है आंख भर आना, पीड़ा पहुंच जाना। मतलब हमको दर्द होना, दर्द होता है ना, आंख भर आई यानी कि हमको पीड़ा हो रही है। एक कबूतर को मरते देख मेरी आंख भर आई, यानी कि उसको तकलीफ थी इसलिए मुझे दर्द हो रहा था। सिर आंखों पर बैठाना, बहुत इज्जत करना। जब अच्छे मार्क्स आते हैं या आप बहुत अच्छा काम करते हो तो मम्मा पापा आपको सिर आंखों पर बैठा लेते हैं, यानी कि आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। तो क्या है, T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को लोगों ने सिर आंखों पर बिठा लिया। तो यहाँ पर वाक्य तो हमने आपके लिए बनाए हैं लेकिन कॉपी नहीं करनी है, अपने हिसाब से अपने तरीके से वाक्य बनाइएगा, क्योंकि आप जितना अपने तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे आपके लिखने की क्वालिटी उतनी इनहैंस होगी। देख के लिखना, कॉपी करके लिखना, कोई चीज नकल करके लिखना, इट्स अ बैड। आपको समझा दिया जाता है, आप उसे अपने तरीके से लिखने की हमेशा कोशिश किया करिए। आगे है शब्दों की दुनिया। हमारे आसपास तो कितनी शब्दों की दुनिया है। तो क्या है इन शब्दों की दुनिया में? पहला प्रश्न, 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है? सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया या समझाया। तो आगाह किया का मतलब हमको सचेत करना है, यानी कि फिर से वो हमें चेतावनी दे रहा है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए पहले से सावधान हो जाओ। तो सही क्या मतलब है? सचेत किया। आगाह करने का मतलब सचेत किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है, यानी कि कौन से भाव झलकते हैं?
तो क्या है, कविता में इनमें से सचेत करने का भाव झलकता है, यानी कि हमें वो बच्चा बेटू जो है वो सतर्क कर रहा है, सचेत कर रहा है कि बाघ एक बार आया है, दोबारा आ सकता है, रात में नहीं निकला करो, बाथरूम भी आए तो भी रात में बाहर नहीं निकलो, अपने पापा को भी सचेत करता है कि बाहर नहीं निकलना है। आगे का प्रश्न है हमारे पास में, किन किन पंक्तियों शब्दों से ये भाव व्यक्त हो रहे हैं, आश्चर्य, डर और विश्वास। ये 3 भाव हैं हमारे पास में, आश्चर्य, डर और विश्वास। ये तीनों भाव हमें कविता की किन किन पंक्तियों से व्यक्त हो रहे हैं वो पंक्तियां हमें लिखनी है। तो जैसे पहला है यहाँ पे आश्चर्य, तो आश्चर्य का क्या होगा, वो इधर से निकला उधर चला गया। क्या होगा, वो इधर से निकला उधर चला गया। ये क्या है, आश्चर्य बता रहा है कि वो इधर से आया था और उधर चला गया। फिर दूसरा है डर, आप रात को बाहर निकलो, तो अब क्या है, रात को बाहर नहीं निकलो, क्यों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरा है। फिर है अविश्वास, अविश्वास कैसे, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में, यानी कि हमें विश्वास, ये चीज हमको विश्वास ही नहीं है कि वो किसी दफ्तर कॉलेज में पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, तो ये एक अविश्वास को हमें दर्शाता है। अब आगे है, जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों के कर्म को बदल देते हैं। कैसे, मतलब हम जो बदलते हैं ना, कर्म का मतलब देखिए, आम जैसे सिंपल हिंदी में लिखते हैं, बाघ पता है इधर से आया था और उधर को चला गया, तो अब उसी को अगर हम कविता में बोलें तो इधर को आया उधर को गया। तो यहाँ पर हमने क्या, वही बात हमने थोड़ा सा शब्दों को इधर उधर करके अलग तरीके से कहने की कोशिश करी, तो यहाँ पे हमने कर्म को बदला। तो यहाँ कीजिए, जैसे कविता का शीर्षक है बाघ आया उस रात, तो अगर इसे हम गद्य में, क्योंकि ये काव्य में है, काव्य मतलब कविता में लिखा जा रहा है, अब इसे गद्य, यानी कि अगर हम इसे कहानी के तौर पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उस रात बाघ आया, हम इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए बात सेम वही है, लेकिन काव्य और गद्य इन दोनों में लिखने का तरीका बदल रहा है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, आखिर ये काम क्यों किया जाता है, आप चाहो तो गद्य में भी उस तरीके से लिख लो, आप चाहो तो गद्य के तरीके से काव्य में लिख लो। तो ये बदलाव किया क्यों जाता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि कविताएं आप हमेशा देखते हैं कि तुकांत भरी होती हैं, उनमें लय होता है, यानी कि गाते हुए हम उनको बोलते हैं, आप उनमें राइमिंग वर्ड्स को देखते हो, तो इसीलिए ये बदलाव किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया, ऐसा कविता में लय, तुक तथा प्रभा लाने के लिए किया जाता है, मतलब एक बहाव चलता रहे, इसलिए किया जाता है। अब आगे क्या है, इस किताब की दूसरी कविताएं भी पढ़ो, शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो, ऐसी ही कुछ वाक्यों की सूची बनाओ। अब आपको क्या करना है, हमने इससे पहले भी कई कविताएं पढ़ रखी हैं, तो उसमें से आपको कुछ पंक्तियां छांटकर यहाँ पर लिखनी है। जैसे हमने यहाँ लिखा है, सीटी भी है कई तरह की, तो यहाँ क्या मतलब, इसको अगर हम सीधे लिखेंगे तो कई तरह की सीटियां भी हैं, अगर हम गद्य में लिखेंगे तो सिंपल यहाँ पर क्या है, जैसे हमने कविता में लिखा, सीटी भी है कई तरह की। दूसरी पंक्ति है छोटी छोटी तलवार। आगे, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, तो हम क्या, अगर इसको हम गद्य में लिखें तो क्या होगा, हम उससे थोड़ा थोड़ा घबरा भी जाते थे, इस तरीके से हम गद्य में लिखेंगे, लेकिन कविता में हमने उसके कर्मों को बदला, शब्दों को इधर उधर कर दिया। फिर है, गुरु एक थे और थे एक चेला। अब इसको गद्य में लिखेंगे तो कैसे आएगा, एक गुरु और एक चेला थे, हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहां पर काव्य और गद्य का आपको मतलब समझ में आ गया हो। उसी तरह टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई ना, तो इस तरीके से हम यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमें अपने अभ्यासकार और प्रश्नोत्तरों को करना है। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक चीज पूरी डिटेल में समझ में आए। इससे पहले हम आपके लिए बहुत सारे चैप्टर्स लेकर आ चुके हैं और आगे और भी लाने वाले हैं, तो वो आपको मिलेंगे कहाँ, उसके लिए आना होगा आपको हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है CBSE इंग्लिश मीडियम। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर क्लास 5th आ जाएगा। आप 5th पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ देखिए 5th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स हैं। तो अब आपको हिंदी सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर हिंदी है क्लास 5th, यहाँ वॉच नाउ लिखा है, इसे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने 5th की पूरी प्लेलिस्ट आ जाती है।
अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उसे क्लिक करिए, उसको क्लिक करते ही आपके सामने टॉपिक आएगा, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने क्वेश्चन आंसर्स व्याख्या पूरी तरीके से क्लियर कीजिए, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि आगे आपके लिए और भी वीडियोज़ आने वाले हैं, तो उनको नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पे आपको सारा कंटेंट टोटली अरेंज्ड मिलता है, आपको बुक वाइज, चैप्टर वाइज, सब कुछ टॉपिक वाइज टोटली अरेंज है। एक टॉपिक देखने के बाद आपको दूसरी टॉपिक देखने के लिए इधर से उधर कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।